रहीम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर फ्लो चार्ट बनाना चाह रहे हैं वो है लाइसोसोम्स के फंक्शंस। बेसिकली देखा जाए तो ये टॉपिक बड़ा माइनर सा लगता है और हर एक को पता है कि लाइसोसोम्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, लेकिन मैं जिस तरह इसको कंपाइल करूँगा इस वीडियो के अंदर, इस पेपर के ऊपर, तो आपको ये फ्लो चार्ट इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे अगर आपकी नीयत अगर साफ़ है तो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइसोसोम्स के फंक्शंस 5 होते हैं, उनको 5 को यहाँ पे लिखते हैं और उनके एग्जाम्पल्स विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वो मैं ज़रूर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लाइसोसोम्स के फंक्शंस, तो फंक्शंस मैंने बताया कितने होते हैं, 5। तो यहाँ पर मैं नंबर 1 लिख देता हूँ, नंबर 1 लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 2, इसको मैं जूम कर लूँ ताकि नज़र आ जाए आपको। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। और फ्लो चार्ट की शक्ल देने के लिए मैं इसको यहाँ पे लाइंस लगा देता हूँ। तो लाइसोसोम्स के फंक्शंस, जो इसका पहला फंक्शन होगा उसको मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला फंक्शन होगा डिग्रेडेशन एंड डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपाउंड। यहाँ पे लिख देते हैं डिग्रेडेशन एंड डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपाउंड्स इसका दूसरा फंक्शन होगा रीग्रेशन ऑफ टिश्यू आफ्टर देयर फंक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं रीग्रेशन कि टिश्यू को डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना जब इनका फंक्शन खत्म हो जाए। तो रीग्रेशन ऑफ टिश्यू। नंबर 3 शुड बी आउटोलाइसिस। आउटो का मतलब सेल्फ और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, के सेल के खुद ब खुद ब्रेक डाउन हो जाना जब सेल डैमेज हो। नंबर 4 बैक्टीरियसिडल एजेंट। नंबर 5 शुड बी द आउटोफेगी, के खुद ब खुद ऑर्गेनेली इसको खा जाना। तो पहला फंक्शन स्टार्ट करें, डिग्रेडेशन एंड डाइजेशन ऑफ कंपाउंड्स, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपाउंड्स। कोई भी बाहर का कंपाउंड्स है उसको पहले इनगल्फ करना फिर इसको डिग्रेड करना। किस तरह होगा, 2 मैकेनिज्म होते हैं, फैगोसाइटोसिस, दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस, डिपेंडिंग अपॉन वो मॉलिक्यूल का साइज क्या है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फैगोसाइटोसिस के जरिए वो इनगल्फ करेंगे या फिर वो पिनोसाइटोसिस के जरिए उसको इनगल्फ करेंगे, इसको इनटेक करेंगे। जब वो फैगोसाइटोसिस से इनटेक करेंगे तो फिर जो वेजिकल प्रोड्यूस होगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर या फिर सेल के अंदर उसको बोलेंगे फैगोसिटिक वेजिकल। तो फैगोसाइटोसिस से वेजिकल प्रोड्यूस होगी फैगोसिटिक वेजिकल, और जो पिनोसाइटोसिस से जो वेजिकल प्रोड्यूस होगी पिनोसाइटिक वेजिकल। फिर फैगोसिटिक वेजिकल ये आगे कन्वर्ट हो जाएगी फैगोसोम में, जो पिनोसिटिक वेजिकल है ये एंडोसोम में कन्वर्ट हो जाएगी, फैगोसोम में, और ये कन्वर्ट हो जाएगी एंडोसोम में। फिर ये फैगोसोम या फिर एंडोसोम डिपेंडिंग अपॉन फैगोसाइटोसिस से इनटेक या फिर पिनोसाइटोसिस से ये प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर डॉकिंग यानी चिपटना एंड फ्यूजन मिल जाना आपस में ऑफ प्राइमरी वेजिकल, इनके साथ मिल गया, सॉरी प्राइमरी वेजिकल नहीं प्राइमरी लाइसोसोम। यहाँ पे मैं एरो भी लिखना स्टार्ट करता हूँ। फैगोसाइटोसिस हुई, फैगोसाइटोसिस को इसके जरिए उसने फैगोसिटिक वेजिकल बनाई, वो फैगोसोम बन गया। फिर इसकी फ्यूजन हुई। वंस अगेन अगर पिनोसाइटोसिस, अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटिक वेजिकल बनी, एंडोसोम बना, उसने भी डॉकिंग किया, फ्यूज किया। इसके बाद जो प्राइमरी लाइसोसोम से क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर सेकेंडरी लाइसोसोम जब बन गया तो फिर इसके अंदर, इसके ल्यूमेन के अंदर एसिडिफिकेशन हो गई, यानी जो हाइड्रोजन ATPase पंप है इसके मेम्ब्रेन में, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो फिर जो pH होगी वो ड्रॉप कर जाएगी। जब pH ड्रॉप कर जाएगी तो फिर लाइसोसोमल हाइड्रोलेज एक्टिवेट हो जाएगी, एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोमल हाइड्रोलेसिस। जब लाइसोसोमल हाइड्रोलेसिस एक्टिवेट हो गए तो फिर वो डिग्रेडेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एरो भी बनाता जाता हूँ। प्राइमरी वेजिकल, सेकेंडरी लाइसोसोम बना, हाइड्रोजन ATPase पंप की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, pH ड्रॉप कर गई, लाइसोसोमल हाइड्रोलेसिस एक्टिवेट हो गए, इन्होंने डिग्रेडेशन की लार्ज पार्टिकल्स की,
लार्ज पार्टिकल्स या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन और लिपिड्स भी हो सकते हैं। जब डिग्रेडेशन की तो उसके नतीजे में दो तरह के कंपाउंड्स प्रोड्यूस हुए। एक ऐसे कंपाउंड जो यूजफुल थे, दूसरे ऐसे कंपाउंड जो नॉन यूजफुल थे। तो पहले लिखते हैं हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन कि अगर कोई मैक्रो मॉलिक्यूल था और कुछ डाइजेशन के साथ कुछ अनयूजफुल प्रोडक्ट रिलीज हो गए, इनको बोलेंगे इनडाइजेस्टिबल, जिनको मजीद डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। जो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, प्रोटीन में अमाइनो एसिड और लिपिड में फैटी एसिड, ट्राइग्लिसरॉल। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। और फिर इनकी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स के तो यूजफुल होते हैं, तो हम इनको दोबारा रीयूज कराएंगे सेल के अंदर। लेकिन जो इनडाइजेस्टिबल प्रोडक्ट होंगे वो रेसिडुअल बॉडी की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, रेसिडुअल बॉडी बनेगी और वो एक्सोसाइटोसिस से बाहर रिलीज हो गया। तो ये था लाइसोसोम का पहला फंक्शन, जो आपको डिटेल से मैंने बता दिया। तो पहला फंक्शन डिग्रेडेशन एंड डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपाउंड्स, ये तो हो गया। दूसरा फंक्शन है रिग्रेशन ऑफ टिश्यू। फॉर एग्जांपल जो टिश्यू एक नॉर्मल पीरियड के लिए काम करते हैं, काम कर लिया, जब इनका काम खत्म हो गया तो फिर इनकी रिग्रेशन होती है, ये भी लाइसोसोम्स करता होता है। इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं। जो यूट्रस होता है प्रेगनेंसी के बाद, तो वो उसमें भी यही काम होता है। तो यूट्रस का कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम, आफ्टर प्रेगनेंसी ये भी रिग्रेस होता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल की हेडिंग डाल देता हूँ। दूसरा होगा कि जो मसल टिश्यू है, फॉर एग्जांपल अगर मसल को हम यूज़ नहीं करते तो उनकी एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी कराने के लिए भी लाइसोसोम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मसल टिश्यू आफ्टर पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, फॉर एग्जांपल हड्डी टूट गया तो फिर प्लास्टर के अंदर जो लिम्स को इमोबिलाइज कर दिया, तो मसल्स मूव नहीं कर रहे तो फिर मसल्स का जो बल्क होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। तीसरी एग्जांपल है मेमोरी ग्लैंड की, कि मेमोरी ग्लैंड लैक्टेशन के बाद इनके टिश्यू में रिग्रेशन होगी। तो मेमोरी ग्लैंड आफ्टर लैक्टेशन, तो ये तो हो गया रिग्रेशन ऑफ टिश्यू के अंदर, हमने बता दिया। तो ये तो बहुत सिंपल सा था। तीसरा है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है, ऑटो मीन सेल्फ, लाइसिस का मतलब डैमेज कर देना, खुद ब खुद सेल को डाइजेस्ट कर देना। लेकिन ये कब होगा, इसका मैकेनिज्म भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कभी हीट, कोल्ड, किसी तरह का भी स्ट्रेस आया, तो स्ट्रेस हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, कोल्ड की फॉर्म में भी, ट्रॉमा के फॉर्म में भी, या कोई केमिकल का स्ट्रेस भी। इसकी वजह से जो सेल होगा वो डैमेज हो जाएगा। तो हीट, कोल्ड, ट्रॉमा और केमिकल्स ने सेल को डैमेज किया। जब सेल डैमेज होगा तो फिर इसकी लाइसोसोमल मेम्ब्रेन रप्चर होगी। तो लिख देंगे रप्चर ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, लिख देता हूँ यहाँ पर। जब लाइसोसोमल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी तो फिर जो इसके सेलुलर कंपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल इसके एंजाइम रिलीज हो गए, तो वो सारे सेलुलर कंपार्टमेंट को डाइजेस्ट कर देंगे, क्योंकि एंजाइम हाइड्रोलेज रिलीज हो गया। तो फिर डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, जब सेल के कंपोनेंट्स ही डाइजेस्ट हो गए तो फिर सेल पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो डाइजेशन ऑफ एंटायर सेल। और जब जो सेल डैमेज हो गया और वो खत्म हो गया तो फिर इसको रिप्लेस करने के लिए दूसरे सेल माइटोटिक डिवीजन करेंगे, वो उसको रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिप्लेसमेंट बाय माइटोटिक डिवीजन, रिप्लेसमेंट बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ एडजेसेंट सेल। तो ये तो हो गया ऑटोलाइसिस का। अब नेक्स्ट है बैक्टीरियासिडल एजेंट। बैक्टीरियासिडल का मतलब बैक्टीरिया को किल कर देना। तो लाइसोसोम्स के अंदर कुछ ऐसे एजेंट्स भी होते हैं जो बैक्टीरिया को डैमेज कर देते हैं। वो कौन कौन सी है, ये भी इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल्स नंबर 1 शुड बी द लाइसोजाइम। पहले लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम होता है ये बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट होगा लाइसोफेरिन। जो लाइसोफेरिन होता है ये आयरन को बाइंड करता है और दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, एंड एसेंशियल
इसको उधर कर लूँ, न्यूट्रिएंट्स को। दूसरा कंपाउंड है लाइसोफेरिन, और जिसकी वजह से अगर बैक्टीरिया को आयरन या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ सप्रेस होगी। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ सप्रेस होगी, यानी डिक्रीज बैक्टीरियल ग्रोथ। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ डिक्रीज होगी तो फिर बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लैक से, न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी। तो ये तो हो गया बैक्टीरिसाइडल एजेंट। अब लास्ट है आउटोफेगी। आउटो का मतलब सेल और फेगी का मतलब अपने ऑर्गेनेलिज को डैमेज कर देना, सेल को यानी खा जाना, लेकिन जब वो डैमेज हो तभी करना। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म लिख लेते हैं। जो डैमेज या फिर ऐसे ऑर्गेनेली जिनकी एज पूरी हो गई, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज और वोन आउट ऑर्गेनेली हो गए। अब उन ऑर्गेनेली की डबल मेम्ब्रेन के अंदर पैकिंग होगी, पैकिंग इनटू डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। उसके नतीजे में बनता है आउटोफैगोसोम। आउटोफैगोसोम आउटोफैगोसोम और आउटोफैगोसोम आगे प्राइमरी वेसिकल से फ्यूज करेगा, वही डॉकिंग होगी, फ्यूजन होगी, फिर सेकेंडरी वेसिकल्स आके जाके काम करेगा। तो प्राइमरी वेसिकल से डॉकिंग और फ्यूजन होगी, डॉकिंग एंड फ्यूजन विद प्राइमरी वेसिकल। इसकी वजह से बनेगा सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम उसकी डाइजेशन कराएगा, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस एक्टिवेट हो जाएगा पीएच के ड्रॉप हो जाने की वजह से। और इस प्रोसेस का नॉर्मल क्या फंक्शन होता है? तो इसका फंक्शन क्या होगा? टिश्यू की डेवलपमेंट में और सेल के सर्वाइवल में। सेल के सर्वाइवल में इस तरह से, क्योंकि डैमेज टिश्यू अगर हमने रिप्लेस ना किया, डैमेज ना किया, तो वो डैमेज टिश्यू आगे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दूसरा, टिश्यू की डेवलपमेंट में कैसे, कुछ टिश्यू ऐसे होती है जिनकी डेवलपमेंट हमें स्पेसिफिक एरिया में चाहिए होता है, जैसे मेमोरी ग्लैंड हमें चाहिए होगा थोरैक्स में, एब्डोमेन में या हेड एंड नेक में नहीं चाहिए, तो जो टिश्यू की डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट। और दूसरा होगा टैडपूल लार्वा। टैडपूल लार्वा, इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। तीसरा ये होता है कि जो एम्ब्रियो में टेल का डिसअपियर हो जाना, वो भी इसी वजह से होता है, डिसअपियरेंस ऑफ टेल। तो ये था फ्लो चार्ट लाइसोसोम का। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, और आप फर्स्ट ईयर के किस टॉपिक के ऊपर फ्लो चार्ट चाहते हो। तो फिर और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।